दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जिन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं, पहले उसकी एक झलक देख लेते हैं। रॉकेट पूल क्या है और इथेरियम स्टेकिंग में इसका परिवर्तनकारी उद्देश्य, रॉकेट पूल को बनाने के पीछे का मकसद और इसके फाउंडर, रॉकेट पूल में नोड ऑपरेटर बनने की प्रक्रिया और ज़रूरतें, रॉकेट पूल कैसे इथेरियम स्टेकिंग को ज़्यादा लोगों के लिए सुलभ बनाता है, रॉकेट पूल में RETH टोकन का फंक्शन और फायदे, रॉकेट पूल का अन्य इथेरियम स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के साथ तुलनात्मक विश्लेषण और रॉकेट पूल के आंदोलन से पोटेंशियल स्टेकर्स और इथेरियम कम्युनिटी को क्या महत्वपूर्ण बातें समझनी चाहिए। नमस्कार डिजिटल दुनिया के दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मनीष और फिर से हाजिर हूं एक बार एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें हम डिकोड करेंगे डिजिटल दुनिया का सबसे गर्म टॉपिक। आज का शो एक खजाना है इथेरियम की दुनिया का। हम बात करने वाले हैं रॉकेट पूल के बारे में और हमारे साथ हैं हमेशा की तरह हमारे नेविगेटर अपूर्वा। अपूर्वा, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनीष। ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जैसे आपने कहा, ये बहुत ही गेम चेंजर प्रोटोकॉल है इथेरियम समुदाय के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं रॉकेट पूल की कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हमारे गाइड अपूर्वा के पास जाते हैं और जल्दी से इन सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अपूर्वा, क्या आप तैयार हैं? हम तो तैयार हैं। जी बिल्कुल मनीष, ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और मुझे ये मेरा एक, आप ये कह सकते हो कि वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट्स इन इथेरियम इज़ रॉकेट पूल। तो मुझे भी बहुत मज़ा आएगा इसकी कहानी खोलने में। तो चलिए फिर सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले रॉकेट पूल है क्या और ये इथेरियम स्टेकिंग को कैसे बदलने की कोशिश कर रहा है? तो मनीष, रॉकेट पूल एक डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है इथेरियम का। तो अमूमन क्या होता है कि स्टेकिंग ऑपरेशन चलाने के लिए आपको बहुत भारी भरकम रकम चाहिए, 32 ETH, जैसे हमने पहले बात किया है स्टेकिंग के एपिसोड में। और उसके साथ आपको काफ़ी सारी तकनीकी नॉलेज भी होनी चाहिए, नोड कैसे चलाते हैं। तो ये जो दुविधा है उसको रॉकेट पूल आकर बिल्कुल ही आसान बना देता है। इससे क्या हो जाता है कि आम लोग, मेरे आपके जैसे हमारे सुनने वाले, वो सब में से कोई भी इथेरियम की जो सिक्योरिटी है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है बिना भारी भरकम ईथ के, यानी 32 ETH नहीं चाहिए आपको, और ना ही आपको जो तकनीकी नॉलेज है उसकी आवश्यकता है। तो वो इतना, ये गेमिफाइड वर्जन है स्टेकिंग का, लेकिन एकदम सिंप्लीफाइड हो जाता है रॉकेट पूल के आने से। तो ये इस तरह से कुछ काम करता है। आगे चलकर हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो पूरा ये तो समझने में मुझे बड़ा ही क्रांतिकारी लग रहा है। रॉकेट पूल के संस्थापक कौन है और इसे बनाने की इनको प्रेरणा कहाँ से मिली? तो भैया, रॉकेट पूल के संस्थापक यानी फाउंडर है डेविड रूगनडाइक। ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के ही भाई है, ऑस्ट्रेलिया में ही बेस्ड है। तो इन्होंने रॉकेट पूल की शुरुआत की थी 2021 में। उनका एक ही मकसद था कि इथेरियम स्टेकिंग को किस तरह से आम लोगों के लिए आसान और एक्सेसिबल बनाया जाए, और यही विजन के साथ भैया कूद पड़े स्टेकिंग की दुनिया में। और यहाँ से शुरुआत होती है रॉकेट पूल की। उनकी विजन ये थी कि एक इंक्लूसिव स्टेकिंग एनवायरनमेंट हो जहाँ पर कोई भी आम इंसान स्टेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है और इथेरियम को सिक्योर बना सकता है। अमूमन ट्रेडिशनली क्या देखा है उसके पहले तक कि आपको, जैसे मैंने बताया, टेक्नोलॉजिकली सेवी होना पड़ेगा और बड़ी वेल्थ, लेकिन जो बड़ी वेल्स होती है, बड़ी मछलियाँ होती है या बड़े निवेशक होते हैं, वही पार्टिसिपेट कर सकते थे इथेरियम स्टेकिंग में। तो उन्होंने आकर मैदान खोल दिया। तो ये तो बड़ी, वाकई में मुझे बड़ी गहरी बात लग रही है। अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है, अगर कोई रुचि रखता है, तो रॉकेट पूल में नोड ऑपरेटर कैसे बन सकता है? रॉकेट पूल में अगर आपको नोड इथेरियम के चलाने हैं तो उसके लिए, जैसे हमने पहले बात की थी कि 32 ETH की आवश्यकता होती है पहले। तो इन्होंने क्या कर दिया आने के साथ कि बोले 32 से वो 16 ETH पर लेकर आ गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप आधे कैपिटल के साथ भी इथेरियम का नोड चला सकते हैं। उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि वो 16 से कैसे काम करता है, क्या होता है, वो मैं एक प्लगिंग कर रहा हूँ। हमने रॉकेट पूल की टीम के साथ इंटरव्यू किया, तो ये एपिसोड के बाद हम चलाएंगे वो इंटरव्यू। तो वहाँ हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि नोड कैसे चलता है और 16 ETH के साथ भी आप नोड चला सकते हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार बात क्या है मनीष, पता है कि पिछले साल उन्होंने एक अपग्रेड किया और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो 16 से 8 हो गई। तो अब
जिसके पास भी 8 इथेरियम है और वो नोड ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और उसके साथ मैं एक खास जानकारी दे देता हूँ। जो रॉकेट पूल की टीम है उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पर ये भी मुमकिन हो सकता है कि 2 या 4 ईथ में भी आप नोड ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस होने वाली है और मैं काफ़ी कंफर्ट और कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आगे चलकर भी हम रॉकेट पूल के बारे में काफ़ी बात करने वाले हैं। तो वॉच दिस स्पेस। तो अपूर्वा, रॉकेट पूल उन लोगों के लिए जो स्टेकिंग की जो पारंपरिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये स्टेकिंग को कैसे सुलभ बनाता है? तो मनीष, मैं इसका जवाब दूं इससे पहले हमारे सुनने वालों को फिर से एक मैसेज देना चाहता हूं। हम यहीं पर ये पॉइंट पर ही लिंक डाल देंगे हमारे स्टेकिंग, लिक्विड स्टेकिंग और रीस्टेकिंग के एपिसोड्स की जो एक प्लेलिस्ट है। तो अगर आपको गहराई से समझना है स्टेकिंग क्या है, लिक्विड स्टेकिंग क्या है और कैसे काम करता है, तो वो एपिसोड्स आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको वहाँ से बहुत सारी अच्छी जानकारी मिली। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, राइट, कि आम लोगों के लिए स्टेकिंग को कैसे आसान बनाता है जब ट्रेडिशनल स्टेकिंग ऑपरेशंस जो होते हैं उसकी तुलना में, तो आपका ये प्रश्न था, राइट। तो रॉकेट पूल ने गेम चेंज कैसे कर दिया कि वो लेकर आगे 2 ऑप्शन। तो एक तो भैया, अगर आपके पास 8 इथेरियम है और आप स्टेक करना चाहते हो तो आप नोड चला सकते हो खुद का। लेकिन मान लो अगर मेरे पास 8 इथेरियम भी नहीं है, क्योंकि 8 इथेरियम भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है आज के टाइम में। जी, बड़ी रकम है। हाँ, बहुत ही बड़ी रकम है। अगर एवरेज $3200-3300 भी लेकर 3000 भी पकड़ कर चलते, $26,000 के ऊपर पहुंच जाता है वो, $25,000-26,000। तो उन्होंने क्या किया, एक टोकनाइज वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेकिंग टोकन निकाला जिसका नाम है RETH, RETH, राइट। तो अब इससे क्या हो जाएगा कि भैया मेरे पास मान लो 0.1 ETH है तो भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। मुझे क्या करना है कि ये इतना इनोवेटिव है, आपको कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाना है, वहां पर अपने ETH को स्वैप करके RETH में कन्वर्ट कर देना है। अगर आपके पास एक बार RETH आ जाता है तो वो एक रिसीट की तरह काम करता है कि भैया आपका जो 0.1 ETH है वो स्टेक कर दिया गया है रॉकेट पूल पर और 0.1 RETH आपके वॉलेट में पड़ा रहेगा, लेकिन वो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स अक्यूमुलेट कर रहा है। तो मान लो कि जैसे जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, राइट, आपने 0.1 ETH डाला है, उसके सामने आपको 2021 में 0.1 RETH मिल जाएगा, सेम टू सेम। अगर आप 10 साल तक वो 0.1 RETH होल्ड करोगे और 10 साल के बाद जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो बहुत ही मुमकिन है कि 0.1 ETH की जगह पर आपको जो कंपाउंडेड अर्निंग्स है स्टेकिंग की, उसके सामने 0.3-0.35 ETH मिलेंगे। तो आप सोच सकते हो कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ RETH में कन्वर्ट करना है अपने इथेरियम को और अपने वॉलेट में डाल के बैठ जाना है, सेट एंड फॉरगेट इट, भूल जाना है। वो अपने आप ही स्टेकिंग रिवॉर्ड्स अक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो इसको कहा जाता है, RETH जो है ना, वो स्टेकिंग में रीबेसिंग टोकन है। तो रीबेसिंग का मतलब क्या है कि उसके अंदर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो आता है इथेरियम स्टेकिंग का, वो जमा होता ही रहता है जब तक आप उसको वापस ETH में कन्वर्ट नहीं कर दोगे। तो ये बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच था और ये आ गया रॉकेट पूल के साथ। तो RETH के कोई और ऐसे फंक्शंस जो और या उसके फायदे जो हमको आप थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं, या सब इस आंसर में आपने समाहित कर लिए थे? मनीष, मज़ेदार बात है कि इसके और भी फायदे। तो एक तो हो गया कंप्लीटली पैसिव स्टेकिंग, राइट। हमने मान लो एक ETH के सामने एक RETH मिल गया, हमने डिपॉजिट करके रख दिया। अब कंप्लीटली पैसिव इनएक्टिव अप्रोच स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि आप कुछ मत करो, वो पड़े रहेंगे, वो ग्रो होते रहेंगे 3-3.5-4% डिपेंडिंग ऑन द स्टेकिंग रिवॉर्ड्स कैसे आते हैं। तो ये सेट एंड फॉरगेट मॉडल हो गया। अब जैसे हम गोताखोर हैं, हम तो डिफाई की दुनिया में बहुत चहल पहल रखते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि वो एक जो आ रही थे मेरे पास, वो तो आइडल ही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर लेंड कर सकता हूँ और अधिक इंटरेस्ट कमा सकता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई बोरो करेगा, जो भी बोरो करेगा उसको सामने ब्याज देना पड़ेगा मुझे। दूसरा, मैंने लेंड कर दिया और मैं रिवॉर्ड्स कमा रहा हूँ। और दूसरा पॉइंट, अगर मान लो मैं थोड़ा और इसको रिस्क मैट्रिक्स में और आगे निकलता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कोलेटरल बनाकर इसके सामने लोन उठा सकता हूँ और वो लोन लेकर मैं और कहीं निवेश कर सकता हूँ, या और कोई डिफाई या
और कोई Web3 की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता हूँ। तो इसके साथ क्या हो जाता है, क्योंकि ये लिक्विड स्टेकिंग टोकन है, राइट, तो सेट एंड फॉरगेट जो पैसिव अप्रोच है वो तो मुमकिन है ही, लेकिन उसके साथ और अन्य कई इंटरेस्टिंग पहलू खुल जाते हैं। जी, बहुत बढ़िया। आपने बहुत सारे फ़ायदे बताए, बहुत सारी चीज़ें आपने के जो आर-ईथ टोकन के जो पहलू थे वो आपने उनको सामने रखा, लेकिन एक चीज़ आप जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो आप भूल गए, और वो मैं याद दिलाता हूँ हमारे जो देखने वाले हैं उनको कि दोस्तों ये जो हमारा डिस्क्लेमर है, आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू रीड आवर डिस्क्लेमर। तो हमारा जो उद्देश्य है इस चैनल का उद्देश्य आपको सिर्फ Web3 ब्लॉकचेन क्रिप्टो की दुनिया की जानकारी देना है, उसके बारे में आपको उनकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उनकी जो जटिल प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में आपको समझाना है। हमारा कहीं भी ये उद्देश्य नहीं है कि हम आपको निवेश के बारे में कोई राय दें, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स नहीं हैं। हम सिर्फ आपकी मदद के लिए यहाँ पे, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हम आपको वहाँ पे उसको समझाने के लिए यहाँ पे। लेकिन अगर आपको निवेश करना है, आपको इन्वेस्ट करना है, आपको पैसे लगाने हैं, तो अपने नज़दीकी सिनेमा घर के बगल में जो आपके क्रिप्टो के जो निवेशक हैं, या जो कहना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, आप उनसे राय लें और अपना निर्णय खुद लें। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी कोई शक या सुबह हो, या कोई भी चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आ रही है, तो आप इस चैनल पर आए, कमेंट के माध्यम से आप हमको रीच आउट कर सकते हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपकी सारी जो सवाल हैं उनके हम अच्छे से जवाब दें। तो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अपूर्व आगे बढ़ते हैं जी। और हमारा जो अगला सवाल जो इस सिलसिले में है, तो ये रॉकेट पूल दूसरे इथेरियम स्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले कैसा प्रदर्शन करता है, उसका परफॉर्मेंस के माध्यम से अगर बात करें तो मनीष, आपको याद होगा कि हमने एक एपिसोड बनाया डीफी ब्लू चिप्स के बारे में जी। वहाँ पर हमने डिस्कस किया था लीडो फाइनेंस के बारे में। तो लीडो बिल्कुल अच्छी तरह याद है हमें। जी, तो जो लीडो फाइनेंस है ना, वो सबसे बड़ा इथेरियम का स्टेकिंग प्रोजेक्ट है। वो शुरू हो गया था मेरे ख्याल से 2019 में, और वो काफ़ी सारा जो स्टेकिंग का मार्केट है वो कैप्चर करके बैठा हुआ है। और अगर टोटल वैल्यू लॉक की भी बात करते तो भी वो काफ़ी बड़ा है। तो डीफाई के अगर हम चहल पहल करता से पूछेंगे या डीफी लामा पर चेक करेंगे तो वो टॉप 5 प्रोजेक्ट्स में आता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के। तो जब लीडो फाइनेंस ऑलरेडी मार्केट में इतनी बड़ी अपनी आइडेंटिटी और मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठा हुआ था, उसके बाद रॉकेट पूल की एंट्री हुई। तो आप ये समझ लो कि ये डेविड वर्सेस गुलायत वाली कहानी है। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट, नन्नू सा प्रोजेक्ट, कोई टीवीएल नहीं है, कोई भी जो जिसे कहते हैं ना कि भारी भरकम पीछे योजनाएं नहीं है, लेकिन मिशन बहुत बड़ा था उनका मिशन यही था कि अब लीडो फाइनेंस में भी क्या है, बहुत सारे हमने विस्तार से बात की हुई है सेंट्रलाइजेशन के बारे में, क्योंकि Web3 का ब्लॉकचेन का जो एथोस है वो टिका हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर आप ये मान लो कि स्टेकिंग के द्वारा अगर कोई भी प्रोजेक्ट इथेरियम को कंट्रोल करता है, तो जो पूरी बेडरॉक है इथेरियम का इथोस का डिसेंट्रलाइजेशन का, वो खतरे में पड़ जाता है। तो ये जैसे ही दिख रहा था सबको समुदाय में कि यार ये तो कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इसके साथ एक ट्रेड ऑफ आ रहा है कि बहुत सारे जो अनएक्सपेक्टेड रिस्क है वो खुल रहे थे। तो कंपैरिजन में आपने पूछा कि लीडो फाइनेंस के कंपैरिजन में रॉकेट पूल क्या करता है। तो रॉकेट पूल की शुरुआत ही हुई डिसेंट्रलाइज वर्जन से। तो जैसे कि लीडो की टोकन है, और लीडो की टोकन को जो होल्ड करता है वो लीडो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सही गलत वहां पर हम नहीं चलते, लेकिन जो भी फैसले ले सकते हैं वो एक रिस्क क्रिएट कर सकता है इथेरियम ब्लॉकचेन के लिए। हाँ, मतलब एक सही मायने में वो डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ उसके जो टोकन होल्डर्स हैं दे आर कंट्रोलिंग द थिंग। बिल्कुल सही आपने कहा। तो आज की डेट में लीडो फाइनेंस एक 31% ऑफ स्टेक्ड इथेरियम कंट्रोल करते हैं। नेटवर्क को ओवरटेक करने के लिए जिसके पास भी 51% स्टेकिंग होता है, तो वो रिस्क क्रिएट हो जाता है। तो एक ये और चर्चा है कि लीडो फाइनेंस के अंदर भी काफ़ी सारे जागरूक लोग हैं, कम्युनिटी मेंबर्स है, तो वो भी ये सोच रहे हैं, लेकिन वो आज का टॉपिक नहीं है। हम चलते हैं रॉकेट पूल की तरफ। तो रॉकेट पूल ने क्या किया, रॉकेट पूल की 2 टोकन है। तो एक है RPL टोकन जो रॉकेट पूल की खुद की टोकन है, और एक है R-ETH जो लिक्विड स्टेकिंग टोकन है इथेरियम की। तो RPL टोकन का जो यूटिलिटी है वो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही डिसेंट्रलाइज है। उसके बारे में भी इसके बाद वाले जो एपिसोड है हमने टीम मेंबर्स के साथ बात की है, वहां पर हम गहराई से जाएंगे कि RPL टोकन का महत्व क्या है और वो कैसे काम करता है।
जी, मैं उस एपिसोड के लिए एक्चुअली आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैंने कुछ एक आध फुटेज देखे हैं एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। और मैं अपने जो सुनने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एपिसोड, बहुत आपको मज़ा आने वाला है। तो अपूर्वा, अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, तो आखिर में अब ये बताइए कि जो रॉकेट पूल में जो पोटेंशियल स्टेकर्स हैं या जो इसकी एक बहुत बड़ी इथेरियम की जो कम्युनिटी है, उनके लिए टेक अवेज क्या है? तो मनीष, जैसे आपने कहा, हम एपिसोड के एंड की तरफ चल रहे हैं, तो वहाँ पर ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि रॉकेट पूल लॉन्च हुआ था नवंबर 2021 में, और वहाँ से लेकर अब इसका TVL फ्रॉम 0 to $4 बिलियन हो गया, यानी कि टोटल वैल्यू जो लॉक्ड है वो 4 बिलियन से अधिक हो गई है। तो ये बहुत ही बड़ी जर्नी है रॉकेट पूल की। और सिर्फ रॉकेट पूल की टीम 9 लोगों की है। तो अगर आप प्रोजेक्ट और TVL का साइज देखोगे तो ये सबसे अनोखी टीम है। इतनी छोटी टीम है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रही, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हाईलाइट करने के लिए, उनको ये क्रेडिट जाती है। दूसरा, जो उनका विजन था कि भैया आम लोग, रेगुलर मेरे आपके जैसे लोग, ना कि सिर्फ धनवान शक्तिशाली बड़े निवेशक जो इथेरियम में चहल पहल करते या वो कंट्रोल कर सकते, तो इनकी जो विजन थी कि रेगुलर यूजर्स, छोटे निवेशकर्ता या छोटे एक्टिव पार्टिसिपेंट को आसानी से मौका मिले ये क्रांतिकारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और इथेरियम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो ये रॉकेट पूल के आने से क्या हो गया कि सबको दिखने लगा, पूरे समुदाय को, बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, जैसे विटालिक भी है, राइट। तो विटालिक का भी रुझान काफ़ी पॉजिटिव है रॉकेट पूल की तरह। तो एवरीवन वांट्स टू रूट फॉर अंडरडॉग, क्योंकि उनका मिशन, उनका उद्देश्य बहुत गहरा और बहुत ही साफ है कि रेगुलर यूजर्स को कैसे ये इकोसिस्टम में लेकर आया जाए और इतने सारे लोग पार्टिसिपेट कर सके इथेरियम स्टेकिंग में, चाहे वो छोटा सा आरित खरीद के कर रहे हो या अपना खुद का नोड चला कर रहे हो। मैंने जब बात सुनी उनके मुंह से कि 4 ईथ भी हो सकता है या 2 ईथ से भी आप नोड बना सकते हैं, तो मेरी आंखें यूं हो गई, क्योंकि मुझे डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना है, एक नोड इथेरियम का रन करना है। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, वो पता नहीं, बट मुझे आशा है कि जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी आसान बना दी है रॉकेट पूल ने नोड चलाने के लिए। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगर आपके पास क्यूरियोसिटी है और आप इसको बेहतर समझना चाहते हैं, तो द फर्स्ट प्लेस इज़ रॉकेट पूल के डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन कीजिए। उनके सर्वर पर जाकर आपको काफ़ी सारी माहिती मिलेगी आपकी ये यात्रा शुरू करने के लिए। बहुत बढ़िया और बहुत ही सूझबूझ भरी सलाह पूर्वक। तो दोस्तों, इसी के साथ हम खत्म करते हैं डिजिटल दुनिया का ये ज्ञान से भरा एपिसोड। अपूर्वा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष, मुझे भी बहुत मज़ा आया और मुझे आशा है कि हम आगे चलकर रॉकेट पूल के बारे में और काफ़ी सारी बातें करेंगे। जी, रॉकेट पूल की जो दिलचस्प दुनिया है उसमें हम फिर से जाने की कोशिश करेंगे कभी। दोस्तों, उम्मीद है कि ये सफ़र में आपको कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक हमेशा की तरह सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।